अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। आप देखिएगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का है। एक्ट नंबर 104 है 1956 का। इस एक्ट में कुल 25 धाराएं हैं, 25 सेक्शंस हैं कुल। कुछ अतिरिक्त सेक्शन हैं, करीब 6-7 सेक्शन अतिरिक्त जोड़ी गई हैं, 7 सेक्शन अतिरिक्त, जैसे 2A अतिरिक्त है, 10A अतिरिक्त है, 17A, 21A, 22A, 22AA, 22B, ये अतिरिक्त सेक्शन है और एक शेड्यूल भी है इसमें। मतलब 25 सेक्शन और एक अनुसूची है, ऐसा आप बोल सकते हैं इसको। 30 दिसंबर 1956 को सहमति मिलती है राष्ट्रपति महोदय की इसको अनैतिक व्यापार का निवारण करने के लिए। 9 मई 1950 को न्यूयॉर्क में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार उपबंध करने हेतु, देखिए हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की कन्वेंस हुई थी 9 मई 1950 को, उसमें साइन किए थे भारत ने। तो उसी के आधार पर हमें एक वो मिला था कि हर देश जो सदस्य राष्ट्र देश है इस कन्वेंस की प्रति सहमति व्यक्त करता है, तो उसको अपने देश में ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो इसके बारे में व्यवस्था करता है, अनैतिक व्यापार के बारे में। हम लोग जैसे प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। ये उत्तर वैदिक काल से प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। फिर आगे देखेंगे अपन, जितना भी राजा महाराजा आते गए हैं उस समय ये वेश्यावृत्ति के कॉन्सेप्ट अपन को देखने को मिले हैं। समाज के कुछ तबके के इसमें संलिप्त पाए गए हैं और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी इससे जुड़े रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है जिससे रेगुलेट किया जाए। अब देखिए, कुछ एरिया हैं जहाँ पे इस तरह के कृत्य देखे जाते हैं और ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं है ऐसे कृत्यों पे। दिल्ली एरिया, इलाहाबाद एरिया, कलकत्ता बहुत बदनाम है ऐसी चीज़ों में जहाँ पे वेश्यावृत्ति जैसे प्रकरण हैं। तो क्या है कि कुछ हद तक सरकार ने इन पर कंट्रोल करने की कोशिश की है और काफ़ी कंट्रोल जारी है, प्रयास उनका जारी है। पूरी तरह से इसको हटाया जाएगा, ज़्यादातर कोशिश की जाएगी इसके ऊपर। लेकिन सार्वजनिक जगह, अगर एक हम ये बात करते हैं कि सार्वजनिक जगह है जहाँ पे सार्वजनिक जगह पे इस तरह की गतिविधि ना हो और कोई व्यक्ति इन कार्यों में ना सिर्फ संलिप्त हो, इन पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जहाँ तक संभव है। देखिए, इस एक्ट की थोड़ी रूपरेखा देखते हैं, बाकी आप लोग अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। इसमें क्या है, विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सर, एक मई, हाँ इसके लिए ना हाँ करंट भी है कि गुना जो अपना जिला है जी। उसमें इस लोगों के रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल दिया गया है पुनरुत्थान के लिए। नहीं, अब जो देखो, वहाँ देखो क्या है, देखिए हम सब लोग वयस्क हैं। देखिए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव लीजिएगा। क्या है कि जैसे सबसे बड़ा इनका सेंटर है यहाँ पे कलकत्ता में है, कोई अच्छा कच्छी ऐसा कुछ नाम बोला जाता है। दिल्ली में जीटी रोड है। यहाँ पे वेश्यावृत्ति को खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, खुलेआम। सरकार इस पे कमांड क्यों नहीं कस रही है? हम सिर्फ इस मुद्दे पे बात करना चाहते थे। कैसे उत्तर वैदिक काल से ये परिस्थितियाँ रही हैं, अगर समाज को कंट्रोल करना है तो वेश्यावृत्ति भी चलते रहने देना चाहिए, उनका कहने का तात्पर्य है। जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, चलिए आप ऐसा चलने देंगे, लेकिन जिस महिला का शोषण हो रहा है वास्तव में, अगर वो अपने तरीके से शोषण करवा रही है तो भी ये खतरनाक है, कई सारे रोगों के कारण खतरनाक है और इस समाज के हित में नहीं है। इस तरह की गतिविधियों में अगर व्यक्ति संलिप्त होगा, हैबिचुअल होगा, आदत, तो एक नहीं सुधार सकते और समाज पे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। इलाहाबाद देखिए, अब इलाहाबाद भी कुछ एरिया ऐसा है इलाहाबाद का जहाँ इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है। दिल्ली फेमस है। तो इन पे पूरी तरह से कमांड क्यों नहीं, जब इमोरल ट्रैफिक एक्ट लग गया है? इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसी से तो कोई नहीं बता सकता है। तो आपको सर, मान लीजिए इंटरव्यू में मोस्टली अगर लेडीज़ बैठी हुई है कोई, तो लेडीज़ से पूछ सकती है, इजीली पूछ सकती है। ज़्यादातर जेंट्स नहीं पूछेंगे लेडीज़ से। कई बार पूछ भी लेते हैं, बड़े अटपटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल इंटरव्यू में।
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बोलिएगा कि सर कुछ समाज में जो आपने बताया कि रेप करने की कोशिश की जा रही है, पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है, समाज की कुछ प्रजातियां हैं जो इन धंधों में लगी हुई हैं, जिनको सरकार अपने प्रयासों द्वारा पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है और कुछ हद तक वो सफल भी है सर। पूर्णतः अभी इस पर काम नहीं किया गया है। इतना आप बोल के बस शांत हो जाइए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये बताएं वो बताएं। क्या है, इंटरव्यू वाला ये लॉजिक अगर फंसा दिया उसने, इसका आंसर क्या होगा, तो अपन को दिक्कत हो जाएगी। तो रेप करने की कोशिश कर रहे कुछ जनजातियां हैं जो इस सेंटर में अभी रेप नहीं की जा सकी हैं पूरी, और पूरी तरह से निवारण नहीं किया जा सका ऐसे अपराधों से। ऐसा आप कुछ बोल सकते हैं, और कुछ बैलेंस अगर बेहतर आंसर मिल जाए तो सोचिएगा। देखिए, विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 1 मई 1958 को लागू हुआ, 2 साल बाद लागू हुआ जी, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और इसकी परिभाषाएं 12 परिभाषाएं इसमें परिभाषित की गई हैं। वेश्यागृह, ब्रोथर, ब्रोथेल, ब्रोथेल, ये देखिए ब्रोथेल, मेरे ख्याल से कोई नॉवल का नाम है किसी का। 2A में ब्रोथेल बताया गया है। 2A में ब्रोथेल वेश्यागृह से तात्पर्य क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुज, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। अब देखिए वेश्यागृह के चाहे कोई, देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उन्हीं को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5-6 वर्ड हैं। कोई घर, कमरा, सवारी मतलब बस, वाहन, स्थान। 5वां, किसी घर, कमरे, सवारी, स्थान का कोई भाग। 6वां, जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाप के लिए या 2 या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाप के लिए लैंगिक शोषण के दुरुपयोग के लिए किया जाता है। कोई भी ऐसी प्लेस है जिसका उपयोग लैंगिक शोषण के दुरुपयोग के लिए किया जा रहा है, वो वेश्यागृह है। तो कुछ भी हो सकता है, मकान, स्थान, गृह, उपग्रह, आउट हाउस, कुछ भी हो सकता है। बालक, 2AA में बालक है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वो बालक है। मतलब 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहा जाता है। सुधार संस्था, 2B, सुधार संस्था से किसी भी नाम से ज्ञात कोई संस्था अभिप्रेत है जो धारा 21 के अधीन उस संस्था के रूप में स्थापित या अनुज्ञप्त है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। और इसके अंतर्गत वह आश्रय भी है जहां विचाराधीन व्यक्तियों को अधिनियम के अनुसरण में रखा जाता है। अब बताइए, जो इन अपराधों में संलग्न हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है सुधार संस्थाओं में, और विचाराधीन व्यक्तियों को भी रखा जाता है। ट्रायल प्रोसीडिंग में जो अपराधी आते हैं उनको भी रखा जाता है यहाँ पर। तो ये क्या है, सुधार संस्था है, जहाँ पे सुधार की भावना से रखा जाता है, सुधार संस्था है। ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। 2C, मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट से यहाँ 2 पॉइंट अपन को समझ में आते हैं। पहला ये देखिए, इसके सारे मजिस्ट्रेट अनुसूची में दिए गए हैं, किस धारा में कौन से हैं। आपको हर धारा के सामने वो लिख लेना है अपने पेन से। पढ़ने के बाद ये काम जरूर कर लेना है, कल पे मत छोड़िएगा। किस धारा के किस खंड में कौन से मजिस्ट्रेट को पावर है, ये शेड्यूल में दिया गया है इसमें। तो वो धारा के पास आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको वहीं का वहीं याद रहे। से ऐसा कोई मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो उस धारा द्वारा जिसमें वह पद आता है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुसूची के 2य स्तंभ में सक्षम पर निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूची के 2nd खंड में सक्षम पर निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट कहलाता है। और जो अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट है, अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट है, या अनुसूची के 2य भाग में स्तंभ में इसको बताया गया है कि इस क्लॉज के लिए ये मजिस्ट्रेट होगा, या सक्षमता के दायरे में बताया गया, तो वो व्यक्ति यहाँ पे मजिस्ट्रेट है। तो सीधी सी बात है, अनुसूची 1 है, इसमें अनुसूची में मजिस्ट्रेटों की लिस्ट दी गई। संबंधित धाराओं में कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, तो वो मजिस्ट्रेट संबंधित धारा के संबंध में अपनी पावर का यूज करेगा। 2CA में वयस्क को बताया गया है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति वयस्क होता है। अवयस्क बताया गया है 2C में, CB में। अवयस्क को बालक से थोड़ा डिफरेंट बताया गया है, इस पर थोड़ी IMP लगा लीजिएगा, कैसे ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर की परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किंतु 18 वर्ष की आयु
पूरी नहीं की है। वो क्या है? माइनर है, अवैध है। सिर्फ इमोरल ट्रैफिक में ध्यान दीजिएगा, इमोरल ट्रैफिक में। बेहद, नियमों द्वारा बेहद। F2F में वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग, और वेश्या पद का अनुसार तदनुसार लगाया जाएगा। अब देखिए, वाणिज्यिक व्यवसाय लेवल पे लैंगिक शोषण के अपराध आ रहे हैं, दुरुपयोग आ रहे हैं, इस तरह की कृत्य आ रहे हैं, ये वेश्यावृत्ति कहलाते हैं। वेश्यागृह अलग है, वेश्यावृत्ति अलग है। आगे बढ़ते हैं। संरक्षा गृह, 2G में संरक्षा गृह है। इसमें 2 पॉइंट हैं, एक अपवाद है, उनको अपन को देखना है। पहला पॉइंट ये है कि से किसी नाम से ज्ञात कोई संस्था विपरीत है जो 21 के अधीन, धारा 21 के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त संस्था है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को जिनकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है इस अधिनियम के अधीन रखा है। जिन व्यक्तियों की संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षण में रखे जाने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को 21 में स्थापित संस्था में रखा जाता है, जिसे संरक्षा गृह कहते हैं। दूसरा, और समुचित तकनीकी रूप से अर्हत व्यक्तियों, उपस्कर और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ ये भी देखना है, कुछ अन्य व्यक्तियों को भी इससे जोड़ा गया है जो तकनीकी रूप से संबद्ध है, मतलब जो रहब करने में या संरक्षण करने में कार्य, ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया है। इसके अपवाद है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है। OTC पे बनेगा, क्या नहीं आता है? कोई आश्रय जहाँ विचाराधीन को इस अधिनियम के अनुसरण में रखा जाए, या सुधार संस्था। सुधार संस्था नहीं आती है, विचाराधीन को रखने के लिए आरक्षित स्थान आता है, वो भी नहीं आता है। कैसे विचाराधीन व्यक्ति को भी सुधारी संस्था में रखा जाता है, अपन को पता है। किसमें? करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में। H में है सार्वजनिक स्थान, से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है। 2H में सार्वजनिक स्थान है जो जनता के प्रयोग के लिए आश्रित हो या जिस तक जनता का पहुंच हो तथा इसके अंतर्गत कोई प्रवहन भी है। विशेष पुलिस अधिकारी, 2I में विशेष पुलिस अधिकारी है। अब ये क्या होता है? शेष अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंदर पुलिस कार्यों का भार साधक होने के लिए राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी है। तो जिसको पुलिस अधिकारी ऑथराइज कर दिया इस एक्ट के अंतर्गत, वो विशेष पुलिस अधिकारी। कौन करता है? राज्य सरकार। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, तो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 13(4) के अधीन नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर बोला जाता। 2I में SPO है और 2J में TPO है। TPO है, इसको ट्रैफिकिंग को TPO बोलते हैं, बन ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। ये TPO किस में है? 2J। आगे देखते हैं 2 का जम्मू कश्मीर को लागू न होने वाले अधिनियमों के अर्थान्वयन का अर्थ। बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं, मार्जिनल नोट याद पड़िएगा, जब दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सेक्शन 3, वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दंड। अब देखिए, जो अनुमति देता है, जैसे सेक्शन 3(4) हम लोग पढ़े मोटर व्हीकल में कि हम गाड़ी चलाने देते, चलवा रहे हैं, उस तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं कि कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है, पहली चीज़ गोला कर लेना, इसको आपने किए हुए होंगे, मैंने पढ़ाया है, या उसका प्रबंध करता है, चलाता है, प्रबंध करता है, गोला कीजिए, उसको चलाने या प्रबंध करने में काम करता है, गोला कीजिए, काम करता है, में काम करता है, या सहायता करता है, 4 में से कोई काम करता है। प्रथम दोष सिद्धि पर कठोर कारावास से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक और 2,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाए, और 2,000 रुपये जुर्माने से। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 2,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस पर लिख लेना 13/2 25/2, 13/2 25/2। चलाने प्रबंध करने पर कहता है 13/2 25/2। आपको ध्यान रहना चाहिए, अपना कोड बनाइए। सब क्लॉज 2 कहती है
कोई व्यक्ति जो किसी परिसर का किराएदार, पट्टेदार, अधिभोगी, भार साधन व्यक्ति होते हुए ऐसे परिसर उसके किसी भाग वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करेगा, बूझकर अन्य व्यक्ति को प्रयोग करने देगा। किराएदार होते हैं, किराएदार रह रहे हैं, वो इस तरह के अनैतिक कार्य करवा रहे हैं। देखिए, महिलाओं के मामले में बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, और यहाँ पे तो व्यक्ति बहुत सही भी हो तो अगर समाज का है चाहे ना, एक महिला की दुश्मन वास्तव में महिला ही है। मैं आपको बता दूं, महिला ही महिला की दुश्मन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक महिला को बदनाम करना है, वास्तव में खराब महिला है, तो महिला का ही दोष ज़्यादा यहाँ पे है, ऐसा देखने में मिलता है अपन को। तो जब बिल्कुल खास व्यक्ति हों तो ही ज़्यादा संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल दूर के व्यक्ति हों जिनसे कभी कोई लेना देना नहीं, तो थोड़ा दूर ही बनाना अच्छा है। अपन लोग जल्दी ही मिलने लगते हैं, मिलनसार हो जाते हैं लेडीजों से। किसी परिसर का स्वामी, पट्टाकर्ता, भूमि स्वामी, ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता, स्वामी का अभिकर्ता होते हुए उसे या उसके किसी भाग को यह जानते हुए पट्टे पर देता है कि उसका या उसके किसी भाग का वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जाना आवश्यक है। ऐसे परिसर या उसके किसी भाग के वेश्यागृह के रूप में प्रयोग को जानबूझकर पक्षकार होगा। क्या होगा? पार्टी होगा। अब देखिए, यहाँ किराएदार की बात कर रहे हैं, मकान मालिक की भी बात करने लगे, भूस्वामी की भी बात करने लगे, ये भी इस तरह के कृत्य करवा रहे हैं। तो क्या होगा? प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक कारावास से और 2000 रुपये जुर्माने से, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कठोर कारावास 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2/2, 5/1। तो ये 2 दंड हैं, इनको पूरी धारा अपन को पढ़नी पड़ी। क्यों पढ़नी पड़ी, कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। पहला, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट कर रहा है या फिर इस तरह की कार्य वो चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित करेंगे क्लॉज 1 में। दूसरा क्या है? किराएदार है, भूमि स्वामी है, मकान मालिक है, किराएदार है, इनमें से कोई इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो उन्हें दंड करेंगे सब क्लॉज 2। दोनों के दंड 13/2 उधर है, 25/2 उधर है, और इधर है 2/2, 5/F। सब क्लॉज 2A आप छोड़िएगा यहाँ पे। इसमें ये बताया गया, सब क्लॉज 3 में बताया गया कि ऐसा पट्टा करार क्या होता है? शून्य हो जाता है, किराएदारी शून्य मानी जाएगी। इस तरह की गतिविधि होती, किसी भी समय खाली करवा दो, आधी रात के सामान फेंक दो ऐसे लोगों का घर से बाहर। वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड, सेक्शन 4 बोलता है। अब देखिए, यहाँ पे एक कुटना वर्ड यूज हुआ है, कुटना, दलाल वर्ड बोलते हैं अपन मोस्टली। मिथुन चक्रवर्ती की एक पिक्चर आई थी दलाल, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को बताया गया था। काफ़ी अच्छे गाने थे उस पिक्चर के। अब मिथुन दा जैसे हैं कि मुझे नहीं लगता मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर कोई पसंद नहीं करता होगा। सबसे रेयर, इतना मेहनत की है उन्होंने अपने जीवन में। एक साल में 20-20 पिक्चरें रिलीज हुई हैं उनकी, और ज़्यादातर सिनेमा घर, वीडियो हॉल पहले चला करते थे, उनमें सबसे ज़्यादा मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चरें चलती थी। मैं आपको बता दूँ, जनता बहुत पसंद करती। जो बी ग्रेड के लोग हैं, जो मजदूरी वर्क करने वाले लोग हैं, वो बहुत पसंद करते हैं मिथुन चक्रवर्ती। एवरेज पिक्चर से कमाई हो जाती है, ऐसा नहीं है, सुपर हिट ना हो लेकिन कमाई प्राप्त कर लेती पिक्चर उनकी। अब वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड, सेक्शन 4 बताती है। तो 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः या भागता जीवन निर्वाह करेगा। अब देखो, वो वेश्यावृत्ति कर रही है स्त्री, और उसके ऊपर डिपेंड है कोई व्यक्ति, जीवन निर्वाह कर रहा है, उसके खर्चे पे अपना खर्चा चला रहा है, वो खर्चा पैसे ला रही है ये काम करके, और वो खर्चा चला रहा है अपना। 2 वर्ष के कारावास से 1000 रुपये के जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। कौन? ऐसा व्यक्ति दंडित होगा। और जहाँ पर ऐसा कार्य बालक या अवयस की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, अवयस क्या होगा? 16 से 18 वर्ष का होगा। 16 से 18 वर्ष की मान लो कोई बच्ची है, और वो कोई उसको संरक्षक है, वो रखे हुए संरक्षक दे रहा है, वो ऐसे कृत्यों में उसको लगा देता है और उससे पैसे कमाता है। तो क्या होता है? जैसे कई समाज हैं, मैं आपको बता दूं, 1-2 समाज हैं इस तरह के। एक गांव तो, कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जहाँ पे इस धंधे को अपना वो प्रोफेशन ही मानते हैं, अपनी बच्चियों से धंधा कराते हैं इस तरह का। तो ऐसे कहीं हमें अपवाद देखने को मिलते हैं कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब उनका ट्रेंड है, जनजातियों का ट्रेंड है इस तरह का, तो वो ट्रेंड में लगे हुए हैं कि ऐसा करते हैं वहाँ पे, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आया है।
इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए। ह्यूमन राइट को बचाव देना चाहिए, ह्यूमन राइट का उल्लंघन है एक हिसाब से देखा जाए। स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 100 मोटर्स हो इन पे आप रिट पिटीशन लगाएं, PIL करें और उस एरिया को ही खाली करवा दें, पूरा खाली करवा दें इन लोगों को। जितने बच्चे हैं सब लोगों को अंदर करवाएं, जेल करवाएं, जेंट्स को, जितनी महिलाएं हैं सबको रिहैब सेंटर में डालें और उनसे पापड़ बिलवाएं, रुई बनवाएं, ऐसे काम में लगाएं उन्हें जिससे उन्हें मजदूरी पैसा पर्याप्त मिले, जिससे दिनचर्या उनकी बदले। मनी आएगा तो वो दिनचर्या बदलेगी, तो ये काम में नहीं फंसे। तो 7 वर्ष के कारावास से 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगा यहाँ पे बालक और अवयस्क के संबंध में वेश्यावृत्ति कराने पे। यहाँ पे सब क्लॉज 2 में अवधारणा की गई है, साथ में निवास रहता है, खर्चे करता है साथ में, तो ये माना जाएगा कुटना है, वो अवधारणा की जाएगी, कुटना बोला जाएगा उसको, कुटना दलाल। सेक्शन 5, व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपात्त करना, उत्प्रेरित करना, ले जाना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा होता है। कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपात्त करेगा, उपात्त करने का प्रयत्न करेगा, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से उत्प्रेरित करेगा कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए वेश्यागृह का अंतःवासी हो जाए, उसमें प्रायः जाता रहे। किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन पोषण किया जाए, उस एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का प्रयत्न करेगा या कराएगा, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति कराएगा या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कई लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, प्रोक्यूरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सनल फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब देखिए इंड्यूसिंग करते हैं, प्रोक्यूरिंग करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। आपने देखा ना कुछ इस तरह की महिलाएं जो पहले से ऑलरेडी संलिप्त होती हैं, सीरियलों में देखने को मिलता है। वो अन्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भांपती हैं, फिर आर्थिक स्थिति को भांपने के बाद उन्हें इंड्यूस करती हैं कि तुम ऐसे धंधों में लगो, बहुत पैसे कमाओगे। अब यहाँ पे स्कॉट्स देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में क्या होता है, इस तरह की वेश्यावृत्ति को बड़े लेवल पर, जैसे अभी इंदौर में कई जगह रेड लगी थी, अभी मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत दौर में 18-19 में कभी विजयनगर में कुछ स्पा सैलून में रेड लगी है, तब यहाँ पे देखा गया नेपाली लड़कियाँ पाई गई हैं गलत कृत्यों में संलिप्त होती है, स्पा सैलून के नाम पे चल रहा है धंधे। ये लोगों को जानकारी चलती है गुप्तचर द्वारा और उस पर ये रेड डालते हैं, वो अपन देखेंगे कैसी गतिविधि करते हैं। तो यहाँ पर कोई इंड्यूस करेगा किसी महिला को इस तरह के कृत्यों के लिए विवश करेगा तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, यहाँ लिखा है दोष सिद्धि पे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये जुर्माने। और यदि इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको उत्प्रेरित किया जाता है, विवश किया जाता है, तो 7 वर्ष से 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। कितना? 7 वर्ष से 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। परंतु बालक है, अगर बालक से इस तरह का कृत्य कराया जाता है किसी से 16 से, बालक कितना है, 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति बालक है, ध्यान दीजिएगा, बालक यहाँ पे 16 से कम है, उससे कुछ काम कराया जाता है वेश्यावृत्ति का, तो 7 वर्ष के कठोर कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। रोमन 1 है परंतु में बताती है। परंतु अवयस्क के प्रति ऐसा कार्य कराया जाता है, अवयस्क कितना है, मान लीजिए एक लड़की है 16 साल से 18 साल की, उससे इस तरह की गतिविधि कराई जाती है, इंड्यूस करके करते हैं। मार्केट में इस तरह के लोग हैं, ज़्यादातर लेडीज़ें ही संक्रमित कर रही हैं, तो वो जो इन धंधों में जुड़ी हुई हैं वो इस बच्चियों को जो गरीब तबके के हैं उन्हें इंड्यूस करती है कि तुम्हें पैसा मिलेगा, इस तरह का काम करो। तो अगर ऐसा किया है किसी ने, मालूम चला जब रेड पर पड़ी, मान लीजिए पकड़ा गया इनको, तो मालूम चला इस औरत के कहने पर वो यहाँ पे आई थी, तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको कितना दंड दिया जाएगा, यहाँ पे 7 वर्ष से कठोर कारावास से 14 वर्ष तक का अवयस्क के मामले में। विचारण का स्थान बताती है सब क्लॉज 3, किस धारा के अधीन अपराध उस स्थान पर विचारणीय होगा, कहाँ पे,
जहाँ से व्यक्ति को प्राप्त किया गया है, पाया गया है, व्यक्ति जाने के लिए उत्प्रेरित किया गया है, जहाँ से जाने के लिए उत्प्रेरित प्रयत्न के तौर पर अगर पकड़ा गया है, ले जाया जाता है, लिवाया जाया जाता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करने ले जाने का प्रयत्न किया जाता है। बी, उस स्थान पर विचार नहीं होगा जहाँ वह उस उत्प्रेरणा के फलस्वरूप लाया गया हो, जहाँ वह ले जाया गया हो, लिवा लाया गया हो या उसे ले जाने का प्रयत्न किया गया हो। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, सभी जगह, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ वो रहता है, जहाँ से उसको इंड्यूस किया गया, जहाँ से ले जाया गया, जहाँ वो कृत्य करते पाया गया, तो कहीं भी आप विचारण का स्थान रख सकते हैं। 5+4 9 स्थान यहाँ पे इंडिकेट किए गए। इसको थोड़ा एक बार केयरफुली पढ़िएगा। सेक्शन 6, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जिसमें जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है। अब देखो, बंदी बना के रखते हैं ऐसी लड़कियों को, जो ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, जो उनसे काम कराता है जबरन, तो उनको बंदी बना के रखते हैं। देखिए, भीख मंगवाते ना बच्चों से, कितना बड़ा वो शोषण है। हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं एक फेसबुक पेज ज्वाइन किए हूँ, हेल्प फाउंडेशन, उसके कार्य मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। वो बंदा क्या करता है, हरियाणा दिल्ली कहीं का है, वो ऐसे बेसहारा बुजुर्ग आदमी को देखता है जो पूरी तरह से अक्षम है, चल भी नहीं पा रहा है, बहुत गरीब हालत में रह रहा है। उससे आप उस कम्युनिटी से जुड़ जाएं, ऐसा आपके पास कोई हो तो वो लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं अगर उन्हें सूचित किया जाए कि यहाँ ऐसा व्यक्ति है जिसको हेल्प की बहुत ज़रूरत है। कई लोग बहुत अभाव में रह रहे हैं, घर वालों ने त्याग दिया है, उनकी मदद वो करता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार ऐसे फाउंडेशन हैं आज के समय में, ऐसे काम जो मानवता के हमें करना चाहिए। हमारी अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा कहती है, लेकिन हम लोग परिस्थितियों के गुलाम रहते हैं। मैं आपको बताऊं, परिस्थितियां ज़्यादा बेहतर होंगी, एडीपीओ बन जाएंगे हम लोग, तो हम कुछ कोशिश करेंगे अपने जीवन का कुछ 10% 5% खर्च करने की कोशिश करें लाइफ में ऐसे लोगों के लिए जो वास्तव में हकदार हैं। ऐसा ज़रूर करना है अपन को। क्या है, जीवन है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है किसी को। दान भी करेंगे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने मन में संतुष्टि रहेगी, मन में एक प्राउड रहेगा कि हमने किसी की हेल्प की है, हमारी वजह से वो एक अच्छी जीवन जी रहा है। तो ये अपन को थोड़ा उतारना है जीवन में। यहाँ बात आ जाती है सेक्शन 6 में, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जिसमें जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, चाहे सम्मति से या उसके बिना निरुद्ध किया जाए। कितना दंड है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसकी सब क्लॉज 4 आप ध्यान दीजिएगा। सब क्लॉज 1 ध्यान दे लिया, इसके बाद सब क्लॉज 4 देखना है। ऐसी स्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसको बंदी बना के रखा है उसको अपन जेल में नहीं डालेंगे, उस स्त्री को कि तुम वेश्यावृत्ति कर रही है, चाहे उसको सम्मति से या बिना सम्मति के उसको बंदी बना के रखा है। ये लोग बंदी करके रखते हैं। अब एक दिन वो देख रहे थे, सावधान इंडिया देख रहे थे, तो एक महिला को व्यक्ति शादी करके आता है, वो जाके वेश्यागृह में बेच आता है। अब वहाँ पे क्या करते हैं, उसको हथकड़ी लगा के बंदी बना के रखते और देह शोषण करवाते, उसका निकलने ही नहीं देते। वो भागने की कोशिश करती तो उसके एक पैर में एक कील ठोक देते हैं, पैर जख्मी हो जाता, फिर वो भाग नहीं पाती। लेकिन वो बहुत ब्रेव महिला होती है, ये सब सहन करते हुए भी वो एक दिन भाग जाती है और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाती है। पूरा पर्दाफाश हो जाता है, सब लोग पकड़ लिए जाते हैं। शोषण अगर होना शुरू हो गया तो शोषण होता रहेगा, चाहे मेंटल शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, कुछ भी हो, फिजिकल। लेकिन अगर विरोध करना शुरू कर दिया तो शोषण होने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन बेचारों से आगे निकल ही नहीं पाते, कुछ लोग निकल जाते हैं। क्या होगा, मर जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, मरना बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से। तो ये चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर वेश्यावृत्ति किसी व्यक्ति को निरुद्ध करके रखा जाता है वेश्यावृत्ति के लिए, तो कठोर कारावास 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक, मतलब 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक का कारावास है, या 10 वर्ष तक का, और जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 6। और ऐसी स्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सब क्लॉज 4 बताती है 6 का। 7 बोलती है सार्वजनिक स्थान में उसके समीप वेश्यावृत्ति। अब देखिए, सार्वजनिक स्थान में उसके समीप वेश्यावृत्ति, तो इसको यहाँ पे दंडित किया गया है। कितना दंड किया जाएगा? 3 माह से दंडित किया जाएगा। 3 माह से दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान क्या होता है? 200 मीटर दूरी, पब्लिक प्लेस से 200 मीटर की दूरी सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत आती है। जहाँ उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध 1A पढ़ रहे हैं, अपराध किसी बालक या अवयस की बाबत है, मतलब सार्वजनिक स्थान में वेश्यावृत्ति बालक या अवयस से कराई जा रही है, तो कितना दंड है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। ये आप ध्यान देना।
यहाँ पे अपन बढ़ते हैं, सब क्लॉज 2 में बढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 कहती है किसी सार्वजनिक स्थान का पालक, सेक्शन 7 की सब क्लॉज 2, किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने वहां रहने देगा, या उपधारा 1 में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का अभिधारी, पट्टेदार, अधिभोगी या भार साधक व्यक्ति होते हुए जानबूझकर उसका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने देगा। किन्हीं परिसरों का स्वामी, पट्टाकर्ता, भूस्वामी, स्वामी, पट्टाकर्ता, भूस्वामी का अभिकर्ता होते हुए जानते हुए पट्टे पर देगा। अब देखिए यहाँ पे अपन ने कॉन्टेक्ट में देखे इस तरह के संव्यवहार क्या होते हैं, एग्रीमेंट ही शून्य होते हैं कि वेश्यावृत्ति प्रयोजन से कोई मकान किराए पर दे। तो इस तरह का अगर प्रथम दोष सिद्धि पर कोई व्यक्ति पाया जाता है, आश्रय लेने देगा मतलब जो हेल्प करेगा ऐसे व्यक्तियों की इस तरह के काम करवाने में, तो वो प्रथम दोष सिद्धि पर कितना दंडित किया जाएगा, 3 माह तक कारावास से 2,200 रुपये तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। द्वितीय दोष सिद्धि पर कितना दंड किया जाएगा, 6 माह के कारावास से 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ऐसे होटल है, होटल में संश्रय देते हैं, अगर कोई होटल है तो 3 माह से 1 वर्ष तक और लाइसेंस से निलंबित कर दिया जाएगा। 3 वर्ष से 1 वर्ष तक लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा, 3 माह से 1 वर्ष तक। परंतु होटल में बालक आवेश के प्रति लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर बालक को आवेश से इस तरह के धंधे कराए जाते हैं होटल में तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। सब क्लॉज 3 कहती है राज्य सरकार अधिसूचित क्षेत्र घोषित करेगी, अधिसूचित क्षेत्र घोषित करेगी, अधिसूचना जारी करेगी, 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी तारीख से प्रभावी होगी। तो 90 दिन के अंदर वो प्रभावी हो जाएगी अधिसूचना ऐसे क्षेत्रों, जैसे कोई अधिसूचित क्षेत्र है। अब देखिए जैसे हम जनरली बोले रेड अलर्ट एरिया, हम सब लोग वयस्क हैं, कोई ऐसा नहीं जानता है। रेड अलर्ट एरिया है। अब रेड अलर्ट एरिया कौन डिसाइड करता है, जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट से डिसाइड होता है कि यहाँ संक्रमणकालीन है, इस तरह की यहाँ पे अपराध देखे जाते हैं, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश। अपन डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता ना गवर्नमेंट, जब उसके पास कोई प्रूफ होगा तब वो रोक सकता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पे कोई प्रूफ होते ही नहीं, कैसे विक्टिम व्यक्ति भी को कॉम्प्लेक्स है, को सह अपराधी है, और जो करा रहा है वो तो अपराधी है ही, तो दोनों नहीं आते हैं गवाही देने के लिए, तो कोई यहाँ पे केस ही नहीं बन पाता। प्रॉब्लम ये है ना। तो जितना केस बनता है उनको रोकने की कोशिश की जाती है, डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर सकते, बहुत राजनीतिक और हर तरह का दबाव होता है यहाँ। आगे सेक्शन 8 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना, याचना करना। अब ये देखिए, ये हम लोग देखते हैं कई महानगरों में इस तरह की गतिविधि देखने को मिल जाती है कि एक सार्वजनिक स्थान पर शब्दों अंग विक्षेप, शरीर को जानबूझकर अभिदर्शन द्वारा वेश्यावृत्ति प्रयोजनों के लिए प्रलोभित करेगा, कोई व्यक्ति आकर्षित करने का प्रयास करेगा, याचना करेगा, भीख टाइप की मांगते ये लोग, छेड़छाड़ करेगा, घूमता फिरता रहेगा। ये लोग पार्कों मार्कों में कुछ ऐसे दिख जाएंगे अपवादिक तौर के, यहाँ तक कि औरतें क्या पुरुष भी इस तरह के दिख जाएंगे गे टाइप की, आपको शर्म लग जाएगी कि ये है क्या। तो इन्हें प्रथम दोष सिद्धि पे ऐसे कोई लोग पाए जाते हैं विलुप्त करते हुए, याचना करते हुए, मतलब सिडूसिंग और सॉलिसिटिंग करते हुए पाए जाते हैं। प्रथम दोष सिद्धि पर 6 माह के कारावास से 500 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाएंगे। कौन दंडित किया जाएगा, वो स्त्री जो पार्क में घूम रही है, सार्वजनिक स्थान पर रिड्यूस कर रही है, आदमियों को आकर्षित कर रही है कि ऐसा काम के लिए आप सहमति दें, एक अश्लील ऑफर कर रही है वो। 6 माह के कारावास से 500 रुपये के जुर्माने से दोनों से दंडित की जाएगी। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 1 वर्ष के कारावास से और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित की जाएगी। लेकिन इसका परंतु थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये गे के ऊपर बताता है। परंतु जहाँ उपधारा, इस उपधारा के अधीन कोई अपराध किसी पुरुष द्वारा किया जाता है, वहाँ वह कारावास से जो 7 दिन से अन्यून की अवधि के लिए, किंतु जो 3 मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। कितना, 7 वर्ष से अन्यून 3 मास तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। 7 दिन से 3 माह तक। कौन, पुरुष। अब ये पुरुष भी इस तरह के आते हैं, इस तरह के देखने को मिलते हैं कि वो याचना करते हुए पाए जाते हैं। सेक्शन 9 अभिरक्षा के व्यक्ति को विलुप्त करना। अब कोई व्यक्ति है
जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा अपने भारधीन देखरेख में रखते हुए उस पर प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त किए जाने देगा, उसमें सहायता या उस दुष्पीड़न करेगा, तो प्रथम दोषसिद्धि पर कितना दंड है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से। ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ये कारावास की सजा, ध्यान दीजिएगा। परंतु पर्याप्त कारण पे 7 वर्ष से कम का सजा भी दे सकते हैं। सेक्शन 10 हट गई है। 10A में सुधार संस्था में निरोध के लिए बताया गया है कि अपराधी नारी को अपराध के लिए निर्दोष ठहराई जाती है। अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य, मानसिक दशा, उसकी अन्य परिस्थितियों, निरोध अनुदेश का अनुशासन के अधीन रखना समीचीन है तो सुधार के लिए सहायक हो। न्यायालय क्या करेगा? विधिपूर्ण होगा तो वह कारावास के दंडादेश के बदले 2 वर्ष से अन्यून और 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी सुधार संस्था में निरोध का आदेश पारित कर सकेगा। अब ऐसी महिलाएं जो इन कार्यों में संलिप्त पाई जाती है उनको अरेस्ट किया जाता है और न्यायालय को लग रहा है इन्हें सुधार करके अपन पुनः स्थापित करेंगे तो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए सुधार संस्थाओं में भेज दिया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता। परंतु ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व न्यायालय अपराधी को सुनवाई का अवसर देगा, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा, न्यायालय अभिलिखित करेगा कि समाधान हो गया है अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य, मानसिक दशा, मामले की परिस्थितियाँ, अनुशासन से फायदा होने की संभावना है कि ऐसे अनुशासन में रखा जाए तो उसमें सुधार हो सकता है। इसकी सब क्लॉज 3 आपको ध्यान देना है। सब क्लॉज 3 ये कहती है कि राज्य सरकार नियमित प्राधिकृत, अब देखिए निरोध में रखा गया है ऐसी स्त्री को, और वो स्त्री क्या करती है? बहुत अच्छा आचरण शो करती है। क्या उसको परिस्थितियाँ नहीं मिली उस तरह की? उसको ये लग रहा था कि वो कुछ नहीं करेगी तो उसको खाने को कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ जाएगी, कौन उसको संरक्षण करेगा? हर लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, इस तरह की टेंडेंसी है। अब 6 माह तक वो सुधार संस्था में रहते हुए अच्छा आचरण व्यक्त करती है, पूरा सुधार हो जाती है, हर चीज़ व्यवस्थित करती है। यहाँ तो एक हिसाब से वही मनोचिकित्सा सेंटर होता है ना, वैसी सुधार संस्था होता है। यहाँ योगा कराते हैं, टाइम पे खाने को देते हैं, अच्छे से रहना सिखाते हैं, बोलना दिखाते हैं, धार्मिक कृत्यों में इन लोगों को इनरोल्ड कराते हैं, जिस संप्रदाय से उस संप्रदाय के अनुसार इनरोल्ड कराते हैं। तो 6 माह तक अच्छा वो आचरण करता है तो 6 माह के पश्चात इन्हें उन्मोचित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ 5 साल रखने की जरूरत, अपन सुधार करना चाहते, जेल थोड़ी देना चाहते, तो 5 साल तक रखेंगे, फिर उसके बाद समाज में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। 6 माह में ही इसमें सुधार हो जाता है, उसको लगता है अब मुझे प्रोटेक्ट करने वाले मिल गए हैं, मेरा कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से सेफ है, तो उसमें सुधार हो जाता है 6 माह में, तो उसको पुनर्स्थापित कर देते हैं, समाज में छोड़ देते हैं, यहाँ पे उन्मोचित कर देते हैं। सेक्शन 11 बोलती है तत्पूर्व सिद्ध दोष अपराधियों के पते की अधिसूचना। अब देखिए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध 363, 365, 366, 366A, 366B, 367, 368, 370, 371, 372, 373 ये IPC की धारा है। 2 या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध का भारत में किया किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष किया जाता है। इन धाराओं को देखिएगा, इन धाराओं में क्या है? किन्हीं अन्य देश के न्यायालय अधिकरण द्वारा उसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा। कारावास की निर्मुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि के अंदर क्या होगा? 2 या अधिक पुनः सिद्ध दोष किया जाता है। अब किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या IPC के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत 2 वर्ष से अधिक के कारावास से सिद्ध दोष किया गया है, सेक्शन 11 बताती है, और कारागार से निर्मुक्त होने के पश्चात अगले 5 वर्ष के भीतर वो फिर से 2 वर्ष से अधिक के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है। मतलब क्या करता है ये? पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात फिर से दोष सिद्धि में आता है, अपराध में पाया जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी बार दोष सिद्धि होने के बाद पते की निर्मुक्ति के 5 वर्ष तक सूचित करना पड़ेगा। दूसरे दंडादेश को भोगने के बाद अगले 5 वर्ष तक अपने पति की जानकारी देना पड़ेगा। तो ये विशेष निगरानी में ये लोग रखे जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो होता है, हो सकता है इतना खास ना होता हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होता है कि दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर 2 वर्ष से अधिक कारावास में तो अगले 5 साल तक आपको निवास की सूचना देना है, कहाँ रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, पूरा सूचित करते रहना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 निरसित कर दी गई 86 में।
सेक्शन 13 विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय के बारे में बताती है। विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय के बारे में बताती है। राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने के लिए नियुक्त करेगी। विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, मतलब 3 स्टार होना चाहिए, निरीक्षक होगा कम से कम। यदि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी विशेष पुलिस अधिकारी को प्रदत्त या प्रदत्त की जाने योग्य सभी या उनमें से कोई शक्ति सेवानिवृत्त पुलिस या सेना अधिकारी को प्रदान कर सकता है। यहाँ पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी या सेना अधिकारी है रिटायर्ड, उसको भी विशेष पुलिस अधिकारी डीएम बना सकता है। परंतु ऐसी कोई शक्ति निम्नलिखित को प्रदान नहीं की जाएगी। किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, तो आपको कम से कम पुलिस अधिकारी रिटायर्ड है तो निरीक्षक की पंक्ति का होना चाहिए, इससे नीचे का है तो नहीं उसको बनाएंगे। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को जो कमीशन्ड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, कमीशन्ड अधिकारी या कमांडिंग ऑफिसर अपन बोल सकते हैं, सेकंड ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें एक सब क्लॉज 4 है जिसको अपन को ध्यान देना है। इसके कृत्य बताए गए विशेष पुलिस अधिकारी के सब क्लॉज 3 में, और सब क्लॉज 4 केंद्रीय सरकार पूरे राज्य के लिए में किए गए किसी अपराध, एक से अधिक राज्य में किए गए अपराध का अन्वेषण करने के लिए दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। कौन सी? 13(4) में केंद्र सरकार। विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे पूरे भारत में, किंतु उसमें यह उपांतर होगा कि वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का निर्माण संपूर्ण भारत के संबंध में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? संपूर्ण भारत के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग ये करेंगे। सेक्शन 14 कहती है अपराध का संज्ञेय होना। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में अपराध संज्ञेय होगा, परंतु वारंट के बिना गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या निर्देश, मार्गदर्शन या उसके पूर्व अनुमोदन के अधीन नहीं की जाएगी। जो भी गिरफ्तारियां की जाएंगी इसमें विशेष पुलिस अधिकारी का रोल होगा। सब क्लॉज 2(3) बोलती है इसमें विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेषता प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित मूल्यवान साक्ष्य नष्ट कर दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे वो अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। विशेष पुलिस अधिकारी क्या करेगा? अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को वो कर देगा, पृष्ठांकन कर देगा, तो वो क्या करेगा? अरेस्ट करने का पावर यहाँ पे रख सकेगा। ये आप ध्यान दीजिए। वारंट के बिना तलाशी। अब विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी किसी भी पर्सन में वारंट के बिना प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। अब उपधारा 2 कहती है तलाशी करने के पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र के जिसमें तलाशी किया जाने का वाला स्थित है 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों जिनमें से कम एक स्त्री होगी हाजिर होने का आदेश देगा। तो यहाँ पे 2 लोगों को उपस्थित करवाएगा, एक स्त्री होगी जिसमें, अगर उस क्षेत्र का कोई नहीं आता है तो किसी अन्य जगह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुला लेते, उनकी उपस्थिति में लिया जाता है। जो व्यक्ति पाए जाएंगे लैंगिक दुरुपयोग में उनका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 5A बोलती है, इसमें मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, 5A बोलती है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 16 में आ जाते हैं व्यक्ति को छुड़ाना। अब यहाँ पे व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति हैं जो इस तरह निरुद्ध करके रखे गए हैं, उनको छुड़ाने का पावर किसको है? तो यहाँ पे देखिएगा MM को है, JMFC को है, DM को है, SDM को है। इसके अलावा उप निरीक्षक से आने वाली पंक्ति के पुलिस अधिकारी को भी पावर दिया गया है इनको छुड़ाने का, अगर ऐसे स्थानों में बंद है ऐसी स्थितियाँ। 17 धारा 15 के अधीन हटाए गए या धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा, इनको वो दिया जाएगा, इंटरमीडिएट कस्टडी दी जाएगी। तो समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष या आदेश के अधीन तुरंत किसी वर्ग के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे जो इन्हें इंटरमीडिएट कस्टडी में देगा। परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को 10 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। 10 दिन तक मोस्टली रखा जाता है इंटरमीडिएट कस्टडी में। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लौटाया जाएगा, उसको अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जांच कराएंगे। माता पिता अगर उनके हैं, अच्छा चरित्र वगैरह अगर पाए जाते हैं तो माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाएगा परिवीक्षा अधिकारी के निर्देश के अधीन।
इसकी सब क्लॉज 4 है। सब क्लॉज 4 थोड़ा पढ़िएगा, यहाँ से ओटी बन सकता है कि जहाँ मजिस्ट्रेट उपधारा 2 में यथापेक्षित जांच करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि प्राप्त सूचना सही है, देखरेख संरक्षण की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को, किसको, वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिला को, तो वह उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से न्यून और 3 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्देश की जाए संरक्षा गृह या अन्य अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक इसको क्या करेंगे, 10 दिन कस्टडी में रखेंगे, इंटरमीडिएट कस्टडी, और 10 दिन रखने के बाद 1 वर्ष से 3 वर्ष तक यहाँ पे संरक्षा गृह में इसको रखा जाएगा संरक्षण देने के लिए। आगे देखेंगे, ये थोड़ा आप देख लेना यहाँ पे, इनकी अपील कहाँ होगी, कोर्ट ऑफ सेशन निश्चय करेगा, अंतिम होगा। सब क्लॉज 6 बताती है। सेक्शन 17A धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता या संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली प्रक्रिया शर्तें, तो ये देखेगा उनकी स्थिति उस लायक है, उस स्त्री को रख सकते हैं, उस बच्ची को रख सकते हैं कि नहीं, तो ये पहले देखेगा। 18 वेश्यागृह को बंद करना और परिसरों के अपराधियों की बेदखली, तो मजिस्ट्रेट डीएम एसडीएम के पावन हैं, यहाँ 18 में बंद करवा सकते हैं, 7 दिन की अग्रिम सूचना देकर इनको सील करवा सकते हैं, बिल्कुल, ये आप देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगली धारा पे आ जाएंगे। यहाँ पे सब क्लॉज 5 है 18 की, ये कहती है अगर स्वामी निर्देश का पालन नहीं करता है इस तरह का, उसके भवन में इस तरह का गतिविधि होती है तो 500 रुपये फाइन लगाया जाएगा उसके। 19 संरक्षक गृह में रखे जाने या न्यायालय द्वारा देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन, यहाँ पे आवेदन कर सकता है, कौन कर सकता है, जो वेश्यावृत्ति कर रहा है ऐसी स्त्री आवेदन कर सकती है या मजिस्ट्रेट को कि हमें संरक्षक गृह में रखा जाए, वो संरक्षक गृह में रखने का आदेश मजिस्ट्रेट तददीन दे सकता है। 20 वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना, तो मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है, डीएम एसडीएम, ऐसी स्त्री को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है इसी आदेश के द्वारा। संरक्षक गृह 21 से बताया गया राज्य सरकार स्थापित करता है, ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है यहाँ पर संरक्षक गृह में, ये थोड़ा आपको बताया गया है, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो राज्य सरकार स्थापित करती है संरक्षक गृह, इनको एक लाइसेंस दिया जाता है, उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग शर्तों के अधीन इन्हें काम करना पड़ता है, डीएम के सबऑर्डिनेट रह के पूरे संरक्षक गृह काम करते हैं। हर लाइसेंस को रिनोवल कराना पड़ता है, 30 दिन खत्म होने के पहले रिनोवल कराना पड़ता है। सब क्लॉज 5 बोलती है इस संबंध में। सब क्लॉज 10 बोलती है बिना लाइसेंस के संरक्षक गृह या सुधार संस्था रखेगा तो प्रथम दोष सिद्धि पर जुर्माना लगेगा 1000 रुपये, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 1 वर्ष का कारावास या 2000 रुपये जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए बिना लाइसेंस के संरक्षक गृह खोलेगा, गलत उपयोग कर सकता ना स्त्रियों का। 21 से अभिलेखों का पेश किया जाना, सुधार संस्था, प्रत्येक व्यक्ति, प्राधिकारी, संरक्षक गृह न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाने पर अपने रिकॉर्ड रखेगी कि कितने लोगों की एंट्री है, कब कौन आया था, कब कौन गया था, ये पूरा रिकॉर्ड रखेगा, क्या सुविधाएं दे रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इस पर डीएम की कमांड ज़्यादा हो गई है। विचारण 22 बताती है महानगर मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी क्या करेगा, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण करेगा। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, मतलब इनसे अवर न्यायालय नहीं करेगा, इन्हीं को ऑथराइज किया गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 6 धाराएं हैं। 3 में है जैसा वेश्यागृह चलाता है, 4 में जीवन निर्वाह करता है, कुटना, 5 में उत्प्रेरित करता है, रिड्यूसिंग करता है, 6 में ये क्या है विरुद्ध जाता है, समथिंग निरुद्ध करके रखता है, 6 में पब्लिक प्लेस, 7 में पब्लिक प्लेस में अपराध करता है, 8 में याचना करता है। ये देख लीजिएगा, ये 6 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। 22A विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति, राज्य सरकार विशेष न्यायालय करती है उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद। 22AA केंद्रीय सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, केंद्र सरकार एक से अधिक राज्य में किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को या महानगर मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। 22AA में 22B मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, जेएमएफसी और एमएम को पावर दिया गया है, राज्य सरकार के निर्देश पर ये मामलों का संक्षिप्त विचारण करेंगे
और 1 वर्ष से अनधिक का दंड दे सकेंगे। जो परंतुक बताता है कितना दंड देंगे, इम्पोर्टेंट है। परंतुक 1 वर्ष से अनधिक का दंड देंगे संक्षिप्त विचारण। परंतु 1 वर्ष से अधिक का अगर दंड देना चाहते तो सेकंड परंतुक कहता है 4 कार्य करेंगे, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देंगे, आदेश आशय का आदेश लेखबद्ध करेंगे, तत्पश्चात ऐसे किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी पुनः बुलाएंगे और मामले को उस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे 1 वर्ष से ज़्यादा कारावास दे सकते हैं, मतलब समन ट्रायल कर सकते हैं, वारंट ट्रायल कर सकते हैं। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार नियम बनाएगी इस अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ चीज़ें इसमें इंडिकेट की थी। ऐसे नियम बनाए जाने के बाद विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे यथाशीघ्र। ये 4 बोलती है, इससे पहले 3 क्लॉज है। 3 क्लॉज कहती है 2 डी और जी के अधीन, मतलब सुधार संस्था के संबंध में नियम राज्य सरकार उपबंध कर सकेगी। कोई व्यक्ति सुधार संस्था के संबंध में नियम भंग करता है तो 250 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। सब क्लॉज 3 बोलती 23 की। सेक्शन 24 बोलती है अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों का अल्पीकारक ना होना, मतलब किसी अन्य अधिनियम को ये अल्पीकृत नहीं करेंगे, वो अपनी जगह चलते रहेंगे। जैसे सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 या उक्त अधिनियम को उपांतरित करने के लिए अधिनियमित या अन्यथा रूप से किशोर अपराधियों से संबद्ध किसी राज्य अधिनियम के उपबंधों का अल्पीकारक है, तो इनको ये वो नहीं करेंगे, ओवर रूल नहीं करेंगे, वो अधिनियम अपनी जगह चलेंगे। निरसन और व्यावृत्ति, देखिए इससे पहले कोई कानून था ही नहीं तो निरसन की कोई बात ही नहीं होती है। ये धारा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बिल्कुल छोड़ देना है, इस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए शेड्यूल दी गई है। शेड्यूल में बताया गया है जो पदाधिकारी, जैसे 7(1) में आदेश करने का पावर डीएम को है, तो डीएम लिखा हुआ है तो 7(1) के सामने लिख लीजिएगा, 11(4) के सामने, 15(5) के सामने, जिस धारा के सामने जो है वो उसके सामने लिख लीजिएगा, वहीं पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं पढ़ना, इससे रिलेवेंट ओटी लगाइएगा। आपको पता है ये अनैतिक व्यापार क्या है, वेश्यावृत्ति से संबंधित कानून है। यहाँ पे देखिए अपना ये